अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आज के लिए हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। ये बेसिक लेवल के स्टूडेंट के लिए एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम उसके बेसिक पर बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस कि जिससे आप वाटर वेव के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हो, उसे हम नाम देते हैं रिपल टैंक। प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, जब भी आप दावा करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई फिनोमेना जो है वो वेव है, तो उसने रिफ्लेक्ट भी होना है, रिफ्रैक्ट भी होना है और डायफ्रैक्ट भी होना है। तो इसका मतलब ये है कि हम रिपल टैंक को यूज़ करके वाटर वेव में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं और फिर अलग अलग से इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम एक ग्लास ट्रे ऐसे लेते हैं कि जिसका बेसमेंट जो है वो ग्लास से बना हो, और उसको ऐसे एक 1/2 मीटर टेबल के टॉप पर रखते हैं और एक टॉप पर ऐसे एक बल्ब सेट करते हैं। और उस बल्ब का क्या काम है, ताकि नीचे हम स्क्रीन पर शेडो ऑब्जर्व कर सके कि इनसाइड द रिपल टैंक क्या हो रहा है, उसके शेडो हम ऑब्जर्व कर सके। और वाटर की सरफेस पर ऐसे एक वाइब्रेटर रखते हैं, जस्ट वो सरफेस को टच कर रहा है, क्योंकि जो वेव बने ताकि वो सरफेस पर ही बने, अगर वो एंड साइड बने तो हम क्लियरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। इस वाइब्रेटर को हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी सोर्स के साथ, इलेक्ट्रिकल मशीन डिवाइस के साथ। तो जब हम बटन ऑन करते हैं सोर्स का, तो सोर्स क्या करता है, वो इसको ऐसे एसिलेट करता है। और ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि एसिलेशन काज वेव, कि एसिलेशन से ही वेव पैदा होते हैं। तो अब इस इन वेव को हम नीचे स्क्रीन पर ऑब्जर्व करते हैं और रिपल टैंक में इसके लिए डिफरेंट सिनारियो क्रिएट करते हैं, ताकि हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर सके, रिफ्रैक्शन को डिस्कस कर सके और डायफ्रैक्शन को डिस्कस कर सके। तो अब इन पर अलग अलग से बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब डिस्कस कर लेते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। ये वही रिपल टैंक है जो मैंने पहले आपको बताया कि ये एक हमने ट्रे लिया हुआ है जिसका बेसमेंट ग्लास का बना है, और ये 1/2 मीटर एक टेबल पे उसको रखा है, और यहाँ पे बल्ब सेट है, और यहाँ पे नीचे स्क्रीन, ताकि उस स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व कर सकें। और ये वो वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर ऐसे अपनी जगह वाइब्रेट करता है, वो वाटर वेव को प्रोड्यूस करता है। अब रिफ्लेक्शन हम इसमें देखना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, वेव का किसी मीडियम के सरफेस के साथ टकराना और फिर वापस आना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं जनरली। अगर मैं साउंड वेव का मिसाल लूँ, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे साउंड वेव ऐसे जाते हैं, दीवारों से टकराते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। तो दीवार के सरफेस के साथ टकरा के वेव का वापस आना, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये लाइट वेव भी हो सकते हैं, साउंड वेव भी हो सकते हैं। अब वाटर वेव में रिफ्लेक्शन हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कोई ऐसे ऑब्स्टिकल रखते हैं, और ये वाटर वेव यहाँ पे हमने जनरेट किए, और वाटर वेव ऐसे आ रहे हैं, कुछ एंगल के साथ टकरा रहे हैं, कुछ एंगल बना के यहाँ टकरा रहे हैं, और फिर यहाँ ऑब्स्टिकल के साथ टकरा के बैक रिफ्लेक्ट जाते हैं। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जितने एंगल के साथ यहाँ इंसिडेंस हो रहे हैं उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है कि वाटर वेव जो है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ओबे करते हैं। अब देख लेते हैं रिफ्रैक्शन। तो वाटर वेव में साइंटिस्ट लोगों के लिए रिफ्रैक्शन वाकई में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना था कि कैसे रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया जाए। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या चीज़ कि वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और अपना रास्ता बदलना, उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैसे दो डिफरेंट मीडियम बना सकते हैं। अगर हम क्या करें, ऐसे एक ब्लॉक रखें, तो ब्लॉक के नीचे बॉटम में जो वेव वाटर होंगे, वाटर होगा, उसको हम डीप वाटर माने, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे। और टॉप पर बहुत थिन लेयर ऑफ वाटर, जिसको हम शेलो वाटर कहेंगे। और अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोई वाटर वेव क्रिएट कर ले, तो वाटर वेव जब यहाँ से ऐसे आएंगे शेलो मीडियम में, तो अब ये दो डिफरेंट मीडियम एक्ट करेंगे, डीप मीडियम और ये शेलो वाटर, डीप वाटर और शेलो वाटर। तो वाटर वेव जब ऐसे शेलो डीप से शेलो में आएंगे, तो वो अपना रास्ता तब्दील करेंगे। और ये वो अमल है कि डीप से शेलो में जाना और अपना रास्ता बदलना, ये रिफ्रैक्शन है। और डीप मीडियम में वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि डीप मीडियम में मॉलिक्यूल ऐसे करीब करीब होते हैं, और ये वेव बनते हैं मॉलिक्यूलों की एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से। आपने एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया तो वो जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में सेट इनटू वाइब्रेशन हो जाते हैं, और इस तरह एक बड़ा बहुत वेवलेंथ बन जाता है ऐसे। तो अगर ये वेवलेंथ भी इंक्रीज़ है, तो v = f लैम्डा इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा। अच्छा, जब शेलो मीडियम में आते हैं, तो शेलो मीडियम में एक मॉलिक्यूल इधर है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे है, और ये मॉलिक्यूल ऐसे बहुत दूर दूर है। ये मॉलिक्यूल एनर्जी देना चाहता है आगे वाले मॉलिक्यूलों को, लेकिन पास करीब कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादा टाइम लगने की वजह से
कम मॉलिक्यूल या सेट इनटू वाइब्रेशन, तो इस तरह से एक स्मॉलर वेवलेंथ पैदा होता है। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से आप क्या कह सकते हैं कि वेवलेंथ भी कम तो स्पीड भी कम शैलो मीडियम में। तो डीप में वेवलेंथ ज़्यादा और स्पीड ज़्यादा, और शैलो मीडियम में वेवलेंथ भी कम और स्पीड भी कम। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं डायफ्रिक्शन पे। डायफ्रिक्शन जनरली क्या है? वेव का किसी ओपनिंग से पास होना और फिर उसके बाद फैल जाना, ये डायफ्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं साउंड सोर्स हूँ और माई माउथ जो है वो इज़ अ स्मॉल ओपनिंग है। अगर तो डायफ्रिक्शन का फिनोमेनन ना होता तो मेरे सामने बैठे लोग सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि साउंड वेव यहाँ से निकलते हैं तो वो डायफ्रेक्ट हो रहे हैं, हर तरफ जो है वो वेव फैल रहे हैं। इस तरह से वो डायफ्रिक्शन की वजह से मुझे अब सारे आइडियंस सुन रहे हैं। वाटर वे में डायफ्रिक्शन हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमने ऐसे ऑब्स्टिकल रखे दो और ये उनके बीच एक स्मॉल ओपनिंग हमने रखा, यहाँ से वाटर वेव ऐसे पास हो रहे हैं और यहाँ से पास होकर वो बाउंड्री कॉर्नर तक ऐसे स्प्रेड हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं टुवर्ड द कॉर्नर। तो बेंडिंग ऑफ असल में वेव जो है किसी ओपनिंग से पास होने के बाद स्प्रेड होना या बेंड होना टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द ओपनिंग, इस अमल को हम डायफ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन शर्त इसमें क्या है? शर्त ये है कि ये ओपनिंग का साइज़ जो है ये वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए या वेवलेंथ से कम होना चाहिए। अगर तो ये ओपनिंग का साइज़ वेवलेंथ से बड़ा होगा तो ये वेव ऐसे सीधा पास होंगे और फिर ये डायफ्रैक्ट नहीं करेंगे। तो डायफ्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि वेवलेंथ का साइज़ जो है वो कंपेरेबल टू ओपनिंग होना चाहिए या वेवलेंथ जो है वो बड़ा होना चाहिए ओपनिंग से, तब आप इसमें डायफ्रिक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।